नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्यकालीन भारत का प्रारंभ अरबों के आक्रमण से होता है। तो हम सबसे पहले भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। कब किया था? ये 712 ईस्वी में। और इन्होंने सिंध पर विजय भी प्राप्त की थी। तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण भारत पर कब हुआ? 712 ईस्वी में। और साथ ही अरबों ने सिंध पर विजय भी प्राप्त की। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। उस समय जब अरबों का आक्रमण हुआ, उस समय सिंध का शासक राजा दाहिर था। और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उनका यह उद्देश्य नहीं था कि वो यहाँ रह कर के शासन करें। उनका उद्देश्य था कि धन दौलत, भारत में जो भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, भारत की धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद महमूद गजनी का आक्रमण हुआ। तो महमूद गजनी कौन था? ये अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। महमूद गजनी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक जिसे माना जाता है। और अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद भी था वो सुबुक्तगीन। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। महमूद गजनी कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। ये अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का? खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी कब गद्दी पर बैठा? 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि भी दी। तो यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसको दी गई? महमूद गजनी को। तो बगदाद के जो खलीफा थे अल आदिर बिल्लाह, इनका नाम भी कई बार पूछ लेता है। तो बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद्दौला या यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। यह आक्रमण किसके खिलाफ किया गया था? शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। और इसमें जयपाल की पराजय भी हुई थी। इसके बाद महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत भी बताई जाती है। महमूद गजनी का 1008 में दोबारा से नगरकोट के विरुद्ध हमला हुआ। इसे मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत भी बताया जाता है। इसके साथ महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेज करके रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी ने थानेश्वर के जो चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा है उसको गजनी भेज करके कहाँ रखवाया? रंगभूमि में रखवाया। और महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। जो सबसे चर्चित आक्रमण है महमूद गजनी का वो क्या है? 1024 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से इसने काफ़ी धन संपदा को लूटा था। और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति भी हाथ लगी थी। सोमनाथ मंदिर को लूटने में महमूद गजनी को करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण भी किया। इसके साथ साथ सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण जो अनहिलवाड़ा के शासक थे उन पर भी महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने भी आक्रमण कर दिया।
और कुछ संपत्ति भी महमूद गजनी से लूट ली। तो सोमनाथ मंदिर लूटकर जब वापस जा रहा था महमूद गजनी, उस समय जाटों ने इन पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति इनसे लूट ली। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी ने अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ किया? जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में। इसके साथ महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। इस अल-बसनी, फिरदौसी, उतबी तथा फ़रखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये सभी जो अल-बसनी, फिरदौसी, उतबी और फ़रखी ये सभी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। देखिए, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर जो है, मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो जो गौर राज्य था वो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। कब बना? 1173 ईस्वी में। कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। उसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जबकि हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। तो ये जो गौर था ये महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, गौर राज्य था, जो कि महमूद गजनी के अधीन था। और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। तो मोहम्मद गौरी का पहला भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1175 में। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम ने गौरी को बुरी तरह परास्त भी कर दिया। मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण हुआ 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात राज्य में पड़ता है, यहाँ का शासक उस समय भीम था, जिसने गौरी को बुरी तरह से क्या किया? पराजित किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध था। ये वर्ष 1991 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो एक और युद्ध लड़ा गया वो तराइन का प्रथम युद्ध था, जो कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ 1192 ईस्वी में, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हो गए। इसके बाद चंदावर का युद्ध भी 1194 ईस्वी में लड़ा गया। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में, गौरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार हुई। इसमें जयचंद क्या हो गए? पराजित हो गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने यहाँ कहीं पर शासन नहीं किया, वो अपने विजित प्रदेशों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या कब? 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अब इसके बाद यहीं से सल्तनत काल का प्रारंभ होता है। तो सल्तनत काल के अंतर्गत हम क्रम से सभी वंशों का अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था इसकी जो स्थापना है गुलाम वंश की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? 24 जून 1206 ईस्वी को। ये गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में बनाई थी।
और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी ऐबक ने ही करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि वो उसको पूरा नहीं करवा पाया। और दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो किसने? वो ऐबक का ही सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी। और ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिरकर, यहाँ सॉरी मिसप्रिंट हो गया, चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिरकर मर गया। इसे लाहौर में दफनाया गया। तो ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। घोड़े पर चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर के मृत्यु हो गई। इसे लाहौर में दफना दिया गया। ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक ही केवल शासन किया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या करके कौन? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था? तुर्किस्तान का एलवरी तुर्क था, जो कि ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एलवरी तुर्क था और जो कि ऐबक का गुलाम भी था और साथ ही उसका दामाद भी था। और ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का प्रारंभ निर्माण शुरू करवा दिया गया था, किंतु उसकी मृत्यु होने के पश्चात कुतुब मीनार को पूर्ण करवाने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी के टका और तांबा का जीतल। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए। और एकता प्रणाली भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई। एकता प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई? इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी बनाया, जो कि तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना गया। इल्तुतमिश के द्वारा 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया गया, जो कि तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा को सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त की। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। और इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र कौन? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। इसने कुछ समय शासन किया। उस समय उस पर पूरी तरह से उसकी मां शाह तुर्कान का बोलबाला रहा। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर के रजिया को सिंहासन पर बैठाया या आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो शाह तुर्कान
के अवांछनीय प्रभाव से परेशान होकर के तुर्की अमीरों ने क्या किया, रुकनुद्दीन को हटा करके रज़िया को सिंहासन पर आसीन किया। और इस प्रकार रज़िया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रज़िया सुल्तान की इल्तुतमिश की पुत्री थी। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा या काया एवं कुलाह पहनकर राजदरबार में खुले मुँह से आना प्रारंभ कर दिया। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राजदरबार में खुले मुँह से जाने लगी। और रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर याखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर याखूर, जिसको घोड़े का सरदार कहा जाता है, नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने से रज़िया के प्रयासों से तुर्की अमीर क्या हो गए, उसके खिलाफ हो गए। गैर तुर्कों को सामंत बनाया रज़िया ने, जिससे तुर्की अमीर उसके विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। उसको रज़िया सुल्तान को बंदी बना करके उसके स्थान पर किसको, मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गया। रज़िया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रज़िया की शादी किससे की गई, अल्तुनिया के साथ। और इससे शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का भी प्रयास किया, किंतु वह असफल हो गई। रज़िया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रज़िया की हत्या कब, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या भी 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 ईस्वी में बना। और अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। बहराम शाह के बाद कौन, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना 1246 ईस्वी में। और अलाउद्दीन मसूद शाह को फिर सुल्तान पद से हटा करके नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था पूरे सल्तनत काल में जो कि टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जिसने टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह किया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ, नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया, जो कि उस समय तत्कालिक दिल्ली का सुल्तान था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का ग़ुलाम भी था। वह इल्तुतमिश का ग़ुलाम था। तुर्कान, यहाँ तुर्कान है, तुर्कान ए चहलगामी का विनाश बलबन ने ही किया। तुर्कान ए चहलगामी का विनाश किसके द्वारा किया गया, बलबन के द्वारा। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से, गियासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 ईस्वी में बैठा। और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में भी सफल रहा। मंगोलों का जो आक्रमण होता था, उस आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में बलबन सफल रहा। राज दरबार में सिजदा और पयोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने की थी। सिजदा, इसमें क्या किया जाता था कि सुल्तान के सामने माथा सिर झुका के निकला जाता था। तो राज दरबार में सिजदा एवं पयोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने की। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ उत्सव को भी प्रारंभ करवाया और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उंगेज खां की उपाधि भी प्रदान की। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उंगेज खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में
फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन भी रहते थे। बलबन के राज दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। और जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स। अब आगे हम सल्तनत काल के सभी सुल्तानों के बारे में आगे अगले वीडियो में देखेंगे।